समस्त प्रेरणामयी शिक्षक साथियों, अभिभावक बंधुओं व प्रिय बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अर्थात न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बेहतर संचार व क्रियान्वयन के संदर्भ में चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात भारत में बहुत सारी कमेटियों के सिफारिश पर शिक्षा में मूलभूत परिवर्तन किए गए। आइए चलते हैं शिक्षा नीति के संक्षिप्त इतिहास के बारे में। स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात सन 1948 में राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना से देश में सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत लाया गया। तत्पश्चात सन 1952 में स्वामी लक्ष्मण मुदालियर आयोग की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया और जिसमें माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना हुई, यानी कि इस आयोग की सिफारिश के ऊपर माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना हुई। लेकिन स्वतंत्र भारत में पहली शिक्षा नीति का जो पदार्पण है, उसकी जो रूपरेखा है, सन 1964 से क्रियान्वयन में आई। सन 1964 में डीएस कोठारी को भारत में पहली शिक्षा नीति बनाने के लिए अध्यक्ष नामित किया गया और एक आयोग का गठन किया गया। इनके अधीनस्थ गठित आयोग ने 1964 से लेकर 1966 तक इस नई शिक्षा नीति के संदर्भ में कार्य किया और अपनी रिपोर्ट तत्कालीन शिक्षा मंत्री को प्रेषित की। इनके द्वारा भेजी गई रिपोर्ट को ही उस समय की सरकार ने पहली शिक्षा नीति के रूप में मंजूरी दी, जो कि सन 1968 में प्रभावी हुई और यह कोठारी आयोग की सिफारिश के ऊपर आधारित थी। पहली शिक्षा नीति में जो योजनाएं बनाई गई थी वो बहुत ही प्रबल और प्रभावी थी, लेकिन इनका क्रियान्वयन जो था वो प्रभावी ढंग से इनका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा था। इसको क्रियान्वित करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने एक घोषणा की और जिस घोषणा के आधार पर भारत में दूसरी शिक्षा नीति प्रेषित की गई और यह शिक्षा नीति सन 1986 में लागू की गई। ठीक है, इस शिक्षा नीति के लिए इन्होंने 1985 में एक दस्तावेज बनाया जिसे नाम दिया गया शिक्षा एक चुनौती और यह दस्तावेज पर्याप्त रूप से जनता के बीच में भेजा गया, यानी कि पर्याप्त संसाधनों के साथ जनता के बीच भेजा गया, प्रेषित किया गया और इसमें जनता के पर्याप्त विचारों को संलग्न किया गया। यह शिक्षा नीति 1986 से लेकर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रभावी रही। लगभग 34 वर्षों के पश्चात अब एक नई शिक्षा नीति भारत में प्रभावी होने जा रही है, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नाम से जाना जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के रूप में जाना जा रहा है। इसे हम तीसरी शिक्षा नीति भी कह सकते हैं। तीसरी शिक्षा नीति, चूंकि 3 ही शिक्षा नीतियां प्रभावी रूप से भारत में आई हैं। पहली शिक्षा नीति 1968 में, दूसरी 1986 और तीसरी 2020 में, यानी कि 2020 में। यह शिक्षा नीति वो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन आयोग की सिफारिश पर आधारित है, जो कि पूर्व इसरो के अध्यक्ष रहे। ठीक है, इनके आधार पर इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रेषित की, उसी को सरकार ने इस तीसरी शिक्षा नीति के रूप में मंजूरी दी थी। इस तीसरी शिक्षा नीति में क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, इन महत्वपूर्ण बदलाव चेंजेस में आइए देखते हैं, हम उन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहला जो बदलाव हुआ है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्वपूर्ण बिंदु निम्नवत हैं। क्या क्या है देखते हैं भाई। पहला हमारा जो बदलाव है वो पहला बदलाव, नई शिक्षा नीति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल दिया गया
शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD मंत्रालय का नाम बदलकर इसे एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय के नाम से अब इसे जाना जाएगा। पहला तो परिवर्तन, अमूलचूल परिवर्तन यही रहा। दूसरा परिवर्तन तो 10+2, दूसरा जो परिवर्तन है 10+2 शिक्षा पद्धति का अंत हुआ। 10+2 शिक्षा पद्धति क्या है, आइए थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 प्रभावी है, जिसमें जो भी हम शिक्षा का प्रारूप देख रहे हैं वो 10+2 के रूप में जाना जाता है। अगर इनको वर्षों के रूप में जोड़ दिया जाए तो टोटल जो है 10+2 हो जाता है 12 ईयर। अर्थात शिक्षा का जो प्रारूप है, यूं कह सकते हैं हम, जो सरकार की अंडर गाइडलाइन में जो शिक्षा हो रही है प्रत्येक छात्र की, वो 12 वर्षों की हो रही है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि सरकार जो है प्रत्येक छात्र की शिक्षा की निगरानी 12 वर्षों तक करती है। 12 वर्षों तक करने का मतलब यह है कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक पहला चरण माना गया है, और कक्षा 11 और 12 मिला के ये 2 सालों का, 2 वर्षों का जो है वो दूसरा चरण माना गया है। यानी कि वो 6 वर्ष का होता है तो उसे कक्षा 1 में प्रमोट किया जाता है, अर्थात उसका जो है, उसको जो है स्कूल में इंट्रोड्यूस किया जाता है। 6 वर्षों में कक्षा 1 और अगले 10 वर्षों में वह हाई स्कूल पास आउट यदि हो रहा है तो कुल मिलाकर 16 वर्षों में जो है छात्र हाई स्कूल पास करता है, और अगले 2 वर्षों में छात्र जो है वो इंटर को पास कर लेता है। तो कुल मिला के 6 वर्षों में इंट्रोडक्शन और 12 वर्षों की शिक्षा, कुल मिला के जो है 18 वर्ष हो रहे हैं हमारे। तो इस शिक्षा पद्धति का यहां पर, इस शिक्षा पद्धति में अंत हो रहा है, यानी 10+2 का यहां पर अंत हो रहा है। अब ये यहां पर नहीं होगा, इस शिक्षा पद्धति में नहीं होगा। तीसरा आमूलचूल परिवर्तन क्या है, देखते हैं। तीसरा जो परिवर्तन है 5+3+4 शिक्षा पद्धति का शुभारंभ हो रहा है। पहले 10+2 शिक्षा पद्धति थी, अब 5+3+4, यानी कि अगर इनको वर्षों में जोड़ा जाए तो 5, 3, 8, 3, 11, 4, 15, पहले 10 और 2, 12। पहले 12 वर्षों तक सरकार की निगरानी में छात्र को अपना अध्ययन कार्य करना होता था। अब छात्र को जो है वो 15 वर्षों तक सरकार की निगरानी में अपना अध्ययन कार्य करना पड़ेगा। इसको 4 भागों में बांटा गया है। आइए इसी को समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे अधिक समस्या इसी को समझने में आ रही है। तो देखिए भाई, इसको मैंने समझाने का प्रयास किया है, देखते हैं भाई। इसमें पहला चरण हमारा 5 वर्ष का, इसे फाउंडेशन स्टेज कहा गया। पहले चरण को फाउंडेशन स्टेज, यानी 5 वर्ष का जो पहला चरण है उसे फाउंडेशन स्टेज कहा गया है। इसे 2 भागों में बांटा गया। इसे 2 भागों में बांटा गया। 2 भागों में बांटने का मतलब क्या है, पहला भाग 3 वर्ष, यानी कि बच्चा पहले जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी उसमें बच्चा 6 साल का होता था तो कक्षा 1 में इंट्रोड्यूस हो रहा था। स्कूल में से उसका इंट्रोडक्शन 6 वर्ष की अवस्था में होता था। लेकिन यहां इस शिक्षा पद्धति में छात्र का जो इंट्रोडक्शन है वो स्कूल से 3 वर्ष की आयु में हो जाएगा, और अगले 3 वर्ष इसमें छात्र केवल खेलेगा और कोई काम नहीं करेगा। जिस तरह से बच्चा 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष की अवस्था तक अपने घर में खेलता था, ठीक उसी तरह का माहौल जो है उसे विद्यालय में देने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि छात्र की मनोवृत्ति बढ़ेगी, अर्थात छात्र का जो रुझान स्कूल के प्रति इस समय हट रहा है वो बढ़ेगा। तो यहां 3 वर्षों तक केवल छात्र को खेलना है घर की तरह, और इसी तरह से अध्यापकों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा कि वो जिस तरह से घर में माता पिता बच्चे को खिलाते हैं, ठीक उसी तरह से अध्यापक भी बच्चों को खिला खिला के काम कराएं। जैसे यदि बच्चे को मिट्टी में खेलना है तो उसको वो मिट्टी में खेलेगा, ऐसा माहौल बनाया जाएगा। इस तरह के इंस्ट्रूमेंट वहां पर रखे जाएंगे कि खेलता रहे, परमानेंट स्कूल से लगाव बना रहे। अब दूसरा चरण जो है इसका 2 वर्ष का है। इस 2 वर्ष में बच्चा खेल खेल में ही कक्षा 1 और 2 को पास कर लेगा। यहां किताब, कॉपी किताबों और बस्ते का कोई जो है सिस्टम नहीं है।
यानी कि जब कॉपी किताबें नहीं होंगी तो बच्चे को परीक्षा भी नहीं देनी पड़ेगी, अर्थात बिना परीक्षा दिए बच्चा जो है अगले 2 वर्षों में कक्षा 1 और 2 को पास कर लेगा। दूसरा चरण यहां पर आता है। इस दूसरे चरण को 3 वर्ष में रखा गया है। इसे प्रिपरेटरी स्टेज कहा गया है, प्रिपरेशन स्टेज कहा गया है, अर्थात इसमें जो है बच्चों को किताबों से इंट्रोड्यूस कराने की तैयारी की जाएगी, प्रिपेयर किया जाएगा, बच्चे को मानसिक रूप से तैयार किया जाएगा, इसीलिए इसको प्रिपरेटरी स्टेज कहा गया है। इसमें छात्र जो है 1 और 2 तो बिना परीक्षा दिए पास कर चुका है, 3, 4 व 5 को परीक्षा देकर पास करेगा। कुल मिलाकर अगर दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहां से कापी किताबों की शुरुआत हो रही है। कक्षा 3 में पाठ्यक्रम से रूबरू कराया जाएगा, इंट्रोडक्शन उसका कराया जाएगा, क्या गणित होती है, क्या विज्ञान होता है, क्या इतिहास होती है, क्या भूगोल होता है, अर्थात किताबों के बीच जो है उसको लाया जाएगा। और इन 3 वर्षों में छात्र जो है परीक्षा देकर उसको पास करेगा। तीसरा चरण यह भी 3 वर्षों का है, इसको मिडिल स्टेज कहा गया है। इन 3 वर्षों में बच्चा 5 तक तो दूसरे चरण में ही आ चुका है। इन 3 वर्षों में बच्चा जो है वो देखिए इसमें छात्र कक्षा 6, 7 व 8 को परीक्षा देकर पास करेगा। परीक्षा का प्रारूप तो यहीं से प्रारंभ हो चुका है, यहां पर जो है उसका दायरा थोड़ा सा बढ़ाया गया। क्या बढ़ाया गया? यहीं से छात्र को व्यावसायिक पाठ्यक्रम की जानकारी दी जाएगी, वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज की जानकारी यहीं से देनी शुरू कर दी जाएगी। अर्थात यदि कोई बच्चा जो है टेक्निकल डिपार्टमेंट में जाना है, तकनीकी क्षेत्र में जाना चाहता है, तो उसके लिए वो इंटर्नशिप के लिए कहीं भी किसी भी ऑफिस इत्यादि में जा सकता है और विद्यालय को अपने पाठ्यक्रम में वो समय छात्र को निर्धारित कर देना पड़ेगा, जिस तरह से समर वेकेशन इत्यादि होती हैं। कोई बच्चा कोडिंग डिकोडिंग सीखना चाहता है तो उसको जो है इंटर्नशिप के लिए अगर बाहर जाकर सीखना चाहता है तो वो जा सकता है। अगर किसी प्रकार से छात्राएं सिलाई कढ़ाई बुनाई इत्यादि यदि उनका इनमें इंटरेस्ट है तो वो जाके इंटर्नशिप कर सकती हैं। अर्थात व्यावसायिक पाठ्यक्रम के प्रति रुचि पैदा करने का जो सिस्टम है वो इसी दौर में प्रभावी किया जा रहा है। अर्थात स्किल डेवलपमेंट की तैयारी जो है बच्चे के अंदर से यहीं पर की जा रही है। चौथा चरण देखते हैं, चौथा चरण क्या हो रहा हमारा, इसे सेकेंडरी स्टेज कहा गया है। और इस स्टेज में चूंकि यहां पर कक्षा 8 तक तो पहले ही पास कर चुका है बच्चा, इस स्टेज में बच्चा 9, 10, 11 और 12 को परीक्षा देगा। यहां पर सबसे अच्छी बात क्या रहेगी, अब जो है साइंस, आर्ट, कॉमर्स, वाणिज्य इत्यादि का कोई भी इंपैक्ट नहीं रहेगा। यह नहीं हो सकता है कि साइंस साइड का बच्चा आर्ट साइड के बच्चे को हे दृष्टि देखे। अगर आप 9 to 12 स्टैंडर्ड में हैं तो आपको कहा जाएगा कि आप स्टैंडर्ड सेकेंडरी स्टेज में हैं। नो मीनिंग, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, वाणिज्य इत्यादि का कोई मतलब नहीं रहेगा। यानी कि यदि आप फिजिक्स के साथ साथ इतिहास भूगोल पढ़ना चाहते हैं तो बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं। यदि आप मैथ के साथ बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। यूं कह सकते हैं स्ट्रीमिंग सिस्टम जो है वो समाप्त कर दिया गया है, स्ट्रीम हटा दी गई है। जो पहले धाराएं बन जाती थी, एक धारा साइंस साइड की बन जाती थी, एक धारा आर्ट साइड की बन जाती थी, उन धाराओं को हटा दिया गया है, स्ट्रीमिंग हटा दी गई है। ये बात यहां पर क्या है कि पहले शिक्षा के जो 5 वर्ष हैं, यानी कि ये 2 वर्ष और ये 3 वर्ष, इन वर्षों में छात्र अपनी मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण कर सकेगा। यदि वो चाहता है कि मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करे तो मातृभाषा में वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है। ये कोई कंपल्सेशन नहीं होगा कि नहीं आपको इंग्लिश में ही शिक्षा ग्रहण करनी है, मातृभाषा में भी करके आप जा सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं। तो इस तरह से ये जो 5+3+3+4 शिक्षा पद्धति लागू होने जा रही है, इसका मीनिंग हमने आपको समझाने का प्रयास किया। अब चलते हैं अगले इंप्रूवमेंट की ओर। अगला इंप्रूवमेंट जो है वो हमारे सामने है। इस शिक्षा नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार कला, विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच में बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। ये तो हम पिछले में ही बता चुके हैं कि जब बच्चा 4th स्टेज में या सेकेंडरी स्टेज में आएगा तो 9, 10, 11, 12 में स्ट्रीमिंग खत्म हो जाएगी। साइंस, आर्ट, कॉमर्स
इत्यादि जो है, ये सारे जो है वर्ग जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो यही यहां पर बताया गया है चौथे इंप्रूवमेंट में। आइए चलते हैं अगले इंप्रूवमेंट पर। अगला इंप्रूवमेंट देखिए आपके सामने आया, क्या है इंप्रूवमेंट? ये देखिए, आरटीई का दायरा बढ़ाया जाएगा। राइट टू एजुकेशन एक्ट का दायरा यहां पर बढ़ाया जा रहा है। राइट टू एजुकेशन एक्ट पहले 6 से 14 वर्ष का था। क्यों? क्योंकि छात्र जो है 6 वर्ष की अवस्था में स्कूल में इंट्रोड्यूस हो रहा था, इसलिए इसका जो दायरा था, जो लेवल था, वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था। यानी इतने से इतने वर्ष के बच्चों को स्कूल में जाना है तो जाना है, ठीक है। लेकिन अब इसका जो दायरा है वो बढ़ाया गया है। अब 3 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चे को स्कूल में जाना पड़ेगा, ये कंपल्सेशन है। और यहां पर इन वर्षों में अगर देखा जाए तो कुल मिला के 18 और 3, 18 में 3 को घटाते हैं तो कुल मिला के 15 वर्षों तक के इस शिक्षा के स्तर में छात्र को प्राइमरी यानी कि प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक तीनों स्तरों की पढ़ाई करने का अवसर प्राप्त होगा। तो ये आरटीई के दायरे के बढ़ने से हो रहा है। अब चलते हैं अगले इंप्रूवमेंट की तरफ। अगला इंप्रूवमेंट हमारा है, नई शिक्षा नीति में यहां पर एक प्रकोष्ठ बनाया गया है, ECCE, ये लिखा हुआ है आपके सामने, ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसका जो फुल फॉर्म है आपके सामने लिखा हुआ है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ऊपर हिंदी में भी लिखा हुआ है, बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की एक मजबूत बुनियाद का ढांचा बनाकर इसको शामिल करने का प्रावधान चल रहा है। अर्थात हम बाल्यावस्था की देखभाल और प्रभावी ढंग से किस तरह से कर सकते हैं, इसके प्रावधान के लिए ECCE नामक संस्था बनाई जा रही है। एक बुनियादी ढांचा बनाया जा रहा है जो कि हमारी इस नई शिक्षा का अंग है। अगला इंप्रूवमेंट हमारे सामने है, ई पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए एक फोरम बनाया जाएगा। वो फोरम NETF के नाम से जाना जाएगा, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम, यानी कि मंच, फोरम मीन्स मंच, ऐसा मंच जिसके माध्यम से छात्रों के अंदर उत्पन्न होने वाली जिज्ञासाओं को वाद विवाद के आधार पर सुलझाया जा सकेगा, जिसके लिए वर्चुअल लैब की तैयारी की जा रही है, वर्चुअल लैब डेवलप की जा रही हैं और संभवतः देश के समस्त विद्यालयों को इन लैबों से जोड़ने की योजना चल रही है। तो ये हमारा अगला इंप्रूवमेंट था। आप देखते हैं अगला इंप्रूवमेंट हमारा क्या है। अगला इंप्रूवमेंट हमारे सामने है, NCTE द्वारा, NCTE नेशनल काउंसिल टीचर्स एजुकेशन द्वारा वर्ष 2022 तक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर का विकास किया जाएगा। इस तरह की एक संस्था बनाई जाएगी NPST के नाम से, जो कि अध्यापकों के लिए, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक बनाया जाएगा। तो इस तरह से हमने इस शिक्षा नीति यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में होने वाले परिवर्तनों में से कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन को आपके सामने बताया। उम्मीद है जो भी आपको हमने बताने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है, आपको समझ में आया होगा। आप सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद।